दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग इंटरमीडिएट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप लोग इसका खुद से भी हल करते चलिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, 36 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और ये हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इस तरह से 5 उसमें सिद्धांत बन गए थे। अगला है महाभारत की रचना किसने की। महाभारत की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महर्षि वेदव्यास ने। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता कि रामायण की रचना किसने की है तब इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि ने। यहाँ पूछा जा रहा महाभारत की रचना किसने की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेदव्यास। अगला जो प्रश्न है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को का। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे 1333 ईस्वी में और इन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। तो रेहला से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेहला की रचना किसके द्वारा की गई। तो इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद ने। रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर के दरबार में आए थे। कब। तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है
कि दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर से संबंधित है। अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया था जिसे दीन इलाही किया कहा गया, और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। और इसमें एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था जिसे इसने स्वीकार किया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। इन्हीं के काल में ताजमहल का भी निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो भारत के अंतिम मुगल शासक थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। अगला जो प्रश्न है वह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। हम दांडी यात्रा के विषय में जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो साबरमती से दांडी यात्रा किए थे, और 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर के 5 मार्च 1930 ईस्वी तक कुल 24 दिन लगे थे इस यात्रा में, और 6 अप्रैल से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। काला कानून किसे कहा गया? अगला प्रश्न जो है वह है कि काला कानून किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, और उस व्यक्ति को न तो अपील करने, न दलील देने और न वकील रखने का अधिकार था। इस वजह से इस कानून को काला कानून कहा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि 19 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति को ही अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो कभी अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो जो संप्रभुता निहित है वह है ऑप्शन डी, संविधान में। भारत के संविधान के अनुसार जो है संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल ढूंढे। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। धन्यवाद।